उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। जब भी चुनाव होता है तो आगे पीछे की कहानियां याद आती हैं। रामपुर और आजमगढ़ 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है। जब रामपुर की बात आती है तो बात आती है आजम खान की। समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुसलमान नेता के तौर पर आजम खान की प्रसिद्धि है और रामपुर को उनका गढ़ कहा जाता है। रामपुर में 51% मुसलमान मतदाता हैं। यह वजह भी है कि आजम खान को उसका गढ़ कहा जाता है। कहते हैं कि उनके बिना सपा वहां पर कुछ नहीं कर सकती है। इस चुनाव में भी इसी को आधार बनाया गया है कि आजम खान के बेहद करीबी को टिकट दिया गया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आजम खान के बिना रामपुर में समाजवादी पार्टी क्या कुछ नहीं कर सकती है? 51% मुसलमान मतदाता जहां पर हैं, क्या वहां पर आजम खान के बिना समाजवादी पार्टी की निजी हैसियत मुसलमान मतदाताओं के बीच में कुछ ऐसी नहीं है कि अगर उनकी तरफ से किसी उम्मीदवार को भेजा जाए तो वो जीत करके आ जाए? अब ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं वो आगे बताएंगे, लेकिन पहले तारीखों से पूछ लेते हैं कि वो क्या कह रही हैं। 2 लोकसभा चुनाव याद आते हैं जब मुलायम सिंह के रिश्ते हिंदी सिनेमा के लोगों से बहुत ज्यादा अच्छे हुआ करते थे, और इन्हीं में से एक नाम आता है जया प्रदा का, जिनके जरिए मुलायम सिंह ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार आजम खान को उनकी सियासी हैसियत बताई थी। साल 2004 का लोकसभा चुनाव था। समाजवादी पार्टी ने फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा को चुनाव मैदान में उतारा और इसके खिलाफ थे आजम खान। वो नहीं चाहते थे कि किसी को उनकी सीट से उतारा जाए, लेकिन मुलायम सिंह के करीबी थे अमर सिंह। पैसा वगैरह वाला कहानी बहुत सारी है, लेकिन उसको किनारे रखते हैं कि उनकी सिफारिश पर जया प्रदा को मैदान में उतार दिया गया। आजम खान खुश नहीं थे, लेकिन उस बार उन्होंने खुलकर नाराजगी नहीं जताई। आजम खान की नाराजगी उसके बाद भी आई। उसके बाद अभी आपको अगली कहानी बताएंगे, लेकिन तब जयाप्रदा जीत गई। फिर दूसरी बार भी जयाप्रदा को उतारा गया चुनाव मैदान में, और कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी नूर बानो, उनको 85,474 वोटों के अंतर से मात दे दी। कांग्रेस ने बेगम नूर बानो को उतारा था, जानबूझ करके उतारा था। यह पहले चुनाव की कहानी है। इसके बाद साल 2009 आया। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से मुलायम सिंह जया प्रदा को उस सीट से उतारने वाले थे रामपुर के। इस बार आजम खान ने खुलकर विरोध कर दिया। जया प्रदा का विरोध किया, समाजवादी पार्टी का विरोध किया, लेकिन मुलायम सिंह ने फिर भी उतारा और जया प्रदा एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरी और जीत भी गई। और सामने एक बार फिर से थी नूर बानो, बेगम नूर बानो, कांग्रेस के टिकट पर। इस बार जीत का अंतर कम हुआ, 31,000 वोटों से जीती, लेकिन नूर बानो जीत गई। और कहा गया जया प्रदा और मुलायम सिंह के विरोध के चक्कर में आजम खान नूर बानो का अंदर ही अंदर समर्थन कर रहे थे, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। इसके बाद आजम खान ने समाजवादी पार्टी से अपनी राह अलग कर ली। 1 वर्षों तक समाजवादी पार्टी से वो बाहर भी रहे। बाद में जब अमर सिंह का दखल खत्म हुआ तो आ गए। अब ये सवाल हम क्यों पूछ रहे थे वो उसका जवाब देते हैं आपको। समाजवादी पार्टी ने आसिम रजा को अपना उम्मीदवार बनाया है रामपुर से। कहने के लिए वो आजम खान के बड़े करीबी हैं, और करीबी हो भी सकते हैं, इसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन करीबी तो भाजपा वाले घनश्याम लोधी भी हैं आजम खान के। खैर वो एक अलग बात है। रामपुर जैसा भी है वो आजम खान का गढ़ माना जाता है तो होगा ही। और आसिम रजा जितने भी करीबी हैं वो आजम खान के परिवार के तो है नहीं। और अगर आजम खान की इतनी ही चल रही थी पार्टी में इस वाले चुनाव में, तो अपनी पत्नी को चुनाव क्यों नहीं लड़वा पाए? तबीयत खराब होने का बहाना उनको बाद में बनाना पड़ा, लेकिन तब भी ये चीज याद रखिए कि फॉर्म भी तब भी खरीदा जा चुका था आजम खान की पत्नी के नाम पर। तो सवाल है कि आसिम रजा अगर जीतते हैं तो रामपुर में एक नए मुसलमान चेहरे का आना होगा, और इसका मतलब है कि आजम खान का दखल कम हो जाएगा। और दखल खत्म या कम होने के बाद क्या स्थिति हो जाती है हम वो अखिल पार्टी चाचा शिवपाल यादव के रूप में देख सकते हैं। खैर शिवपाल यादव भी करते रहते हैं सब। आजम खान की नाव अधर में अभी लटकी हुई है। आजम खान की नाव फिलहाल अधर में है और शिवपाल यादव की पूरी तरह डूब लग चुकी है। आजम खान की डूबती है या पार लगती है देखने वाली बात है, लेकिन इस मुबारक मौके पर हमको इस डूब चुकी नाव, जो जिसको हम कहेंगे शिवपाल यादव का नाम देंगे, उसके बारे में बात करते हैं, जो थोड़ा थोड़ा रह रहकर उतराती रहती है। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के कथित विधायक हैं। कथित इसलिए नहीं कि विधायकी पर संदेह है, बल्कि इसलिए कि सपा उनको अपना विधायक मानती है या नहीं, यह सवाल है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है इन 2 लोकसभा सीटों के लिए, उसमें एक बार फिर से शिवपाल यादव का नाम गायब है।
समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का नाम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम है, प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव का नाम है, राष्ट्रीय महासचिव आजम खान का नाम है, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का नाम है। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, इंद्रजीत सरोज, लालजी वर्मा, रामाचल राजभर, राम गोविंद चौधरी, माता प्रसाद पांडे, भगवंत सरन गंगवार, दुर्गा प्रसाद यादव, नफीस अहमद, मतलब मुखिया से लेकर के विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी तक का नाम है। मुलायम सिंह का भी नाम है, लेकिन शिवपाल यादव गायब है। दो चीजें यहां से होती हैं, या तो हम लोगों को यह कहना अब बंद कर देना चाहिए कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, या फिर मानी मनाई बात ये एक बार फिर से मान लें कि अब वो सपा के रहे ही नहीं है, मुलायम परिवार या सैफई परिवार का अब वो हिस्सा ही नहीं रह गए हैं। खैर, ये एक अलग बात हो गई, ये एक बात खत्म हुई। अब चलते हैं आजमगढ़ और देखते हैं कि इस दुर्ग को भेदने की तैयारी कैसे चल रही है, भाजपा की भी और बसपा की भी, और साथ ही साथ धर्मेंद्र यादव क्या इस दुर्ग को समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर बचा पाएंगे। खैर, अब चलते हैं आजमगढ़ और वहां का हालचाल देखते हैं कि वहां पर क्या समीकरण बन रहा है। इस दुर्ग को भेदने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और बसपा भी कर रही है, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को इस बात की जिम्मेदारी दे दी है कि आजमगढ़ का दुर्ग बचाया जाए। धर्मेंद्र यादव 2014 की आंधी जब आई थी तो बदायूं बचा ले गए थे। बहुत कम सीटें सपा की बची थी लोकसभा में, लेकिन बदायूं बची थी। उसमें सपा सरकार थी राज्य में और एक अलग मोटिवेशन था, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी 2019 में आई तो उसमें फेल हो गई। और बदायूं हारने का मतलब है 1996 से समाजवादी पार्टी वो सीट नहीं हारी थी। शमीम इकबाल शेरवानी लगातार सीट जीत करके आ रहे थे। 2009 और 14 में धर्मेंद्र यादव को वहां से लड़ाया जाता है और जीत भी जाते हैं, लेकिन असली परीक्षा 2019 में होती है और वहां फेल हो जाते हैं। और इसकी पटकथा 2017 में लिखी गई थी, जब सपा सरकार बुरी तरीके से विधानसभा से बाहर हुई थी और भाजपा की एंट्री हुई थी, और उस हार से हतोत्साहित सपा आज भी नहीं उबर पाई है। तो क्या हारे हुए धर्मेंद्र यादव हतोत्साहित वोटरों को जगा पाएंगे? और यह कठिन चुनौती इसलिए भी है क्योंकि आजमगढ़ में जो दो लोग सामने हैं वो हमेशा के हारे हुए उम्मीदवार हैं, लेकिन अंतर यह है कि उनके पास जीतने को बहुत कुछ है और बहुत कुछ हारने के लिए धर्मेंद्र यादव के पास एक बार फिर से आ गया है। सामने के उम्मीदवार के कार्यकर्ता सर ऊपर करके घर से निकल रहे हैं, बसपा के कार्यकर्ता भी आजमगढ़ में इस बार थोड़ा सा हाई लग रहे हैं, जबकि धर्मेंद्र यादव कार्यकर्ता जो हैं वो सर झुकाए हुए चल रहे हैं, क्योंकि वो लगातार नीचे आए जा रहे हैं 2017 के बाद से। तो क्या 5 सालों से मिशन पर जुटे हुए एक तरफ निरहुआ जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या वो सफल होंगे? और इसके अलावा आपको गुड्डू जमाली का भी नाम याद रखना चाहिए, बसपा से जिनको उतारा गया है। लगातार वो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी लड़ते आए हैं, और आजमगढ़ का अगर आप देखेंगे स्थिति तो वहां पर जितना यादव मतदाता है, दूसरे नंबर पर मुसलमान मतदाता भी उतनी ही प्रतिभागिता रखते हैं। और गुड्डू जमाली को बसपा ने सिर्फ इसीलिए उतारा है ताकि मुस्लिम वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो किया जा सके, और यादव वोटों की लड़ाई सपा और भाजपा के बीच में रहेगी। और अगर पोलराइजेशन हो जाता है बसपा के पक्ष में तो गुड्डू जमाली एक बार लोकसभा सांसद बन सकते हैं इस सीट पर, यह चल रही है। और इसीलिए यह चीज कही जा रही है कि सपा और भाजपा के चक्कर में बसपा को नहीं भूल सकते हैं। उनका उम्मीदवार भी आजमगढ़ का किला भेदने में बरसों से जुटा हुआ है और उनको हटाया भी नहीं गया है। बीच में पार्टी छोड़ करके एआईएमआईएम में गए थे, लेकिन बस तुरंत उसके बाद वापस घर आ भी गए हैं। और कहां यहां तक भी जा रहा है कि आजमगढ़ में इस बार जो मुकाबला है वो सपा भाजपा के बीच में नहीं है, बल्कि सपा बसपा के बीच में है। इस चुनाव में मायावती का मुस्लिम कार्ड और अखिलेश यादव का यादव कार्ड, ये दोनों का इम्तिहान है। और मायावती ने भी लिटमस टेस्ट के तौर पर एक कार्ड खेला है मुसलमान उम्मीदवार के तौर पर, और अगर ये दांव चल गया तो आने वाले जो चुनाव हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से अपना काडर बना सकती है। मुसलमान और दलित का जो पुराना समीकरण रहा है मायावती का, अगर यहां पर आजमगढ़ की जनता मुहर उस पर लगाती है तो बसपा एक बार फिर से रिवाइवल की तरफ देख सकती है। और इसके लिए पुख्ता ये बात तय कर रही है कि भाजपा और सपा दोनों के यादव उम्मीदवार हैं, दोनों के बीच लड़ाई होगी, वोट बचेगा। और जो बसपा का उम्मीदवार है गुड्डू जमाली, वो लंबे टाइम से यहां लड़ते आ रहे हैं और मुलायम सिंह से लेकर के उसके पहले के उम्मीदवारों को वो चुनौती देते आए हैं। भले तीसरे चौथे नंबर पर रहे हो, लेकिन उन्होंने विधान लोकसभा छोड़ी नहीं है ये लड़ना। तो इसलिए ये चीज मानी जा रही है कि बसपा यहां पर मजबूत हो सकती है इस स्थिति में कि अगर भाजपा और सपा के बीच में यादव वोट बंटता है और पोलराइजेशन किसी एक के पक्ष में नहीं होता है, तो जो मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन बसपा करने की कोशिश कर रही है उसकी वजह से बसपा यहां आगे निकल सकती है।
तो ये था दोनों लोकसभा सीटों का हालचाल। बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। पाकिस्तानी मूल के एक पत्रकार हैं तहा सिद्दीकी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हैं नुपुर शर्मा, उनके समर्थन में एक ट्वीट किया है। तहा सिद्दीकी लिखते हैं कि नुपुर शर्मा और भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने की बजाय हदीस की पुष्टि क्यों नहीं की जाती है। मुसलमान नेताओं को इसके लिए आगे आना चाहिए और अगर यह गलत है तो इसे तुरंत बुखारी से हटा देना चाहिए, जिससे कोई भी मजाक ना बना पाए। तहा सिद्दीकी न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियन, अल जजीरा, फ्रांस 24 जैसे मीडिया हाउसेस के लिए काम करते हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा एक और खबर, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनावों के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित तमाम उन मंत्रियों को विधान परिषद भेजने का निर्णय किया है जो अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। पार्टी ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद के अलावा चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर मिश्र दयालु, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, दानिश आजाद अंसारी, बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। 13 सीटों पर चुनाव होना जा रहा है। इसके अलावा एक और खबर, एक प्रयोगशाला में कैंसर की दवा का एक छोटा सा क्लिनिकल ट्रायल हुआ है जिसमें 18 रोगियों को लगभग 6 महीने तक वो दवा दी गई और अंत में हर मरीज का ट्यूमर जो कैंसर का था वो गायब हो गया। कैंसर की दवा का नाम डॉस्टरलिमिब है और मेडिकल साइंस ने कैंसर के क्षेत्र में इसको एक चमत्कार के तरीके से माना है। कैंसर के ट्रायल को लेकर के हाल ही में एक दवा का ट्रायल किया गया जिसका यह परिणाम निकल करके आया है कि जितने मरीजों पर इसका ट्रायल किया गया है और सभी लोगों को कैंसर से छुटकारा मिल गया है। इसके अलावा खबर बिहार से, जनता दल यूनाइटेड ने बिहार में विधान परिषद की 7 सीटों पर हो रहे द्विवार्षिक चुनाव के लिए कल अपने 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद और राष्ट्रीय सचिव रविंद्र कुमार सिंह को विधान परिषद के लिए उम्मीदवार जदयू का बनाया गया है। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। पंजाब में जिला मनसा, जो सिद्धू मूसेवाला का जिला था जहां उसका मूसा गांव था, वहां के वकीलों ने सिद्धू मूसेवाला के आरोपियों की तरफ से मुकदमा नहीं लड़ने का ऐलान किया है और ये वकील अब सिद्धू मूसेवाला के परिवार को निःशुल्क कानूनी सहायता भी प्रदान करेंगे। मनसा बार काउंसिल ने कहा है कि इस दुख की घड़ी में जिले के सभी वकील सिद्धू मूसेवाला के परिवार के साथ खड़े हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए होगी तो उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। मनसा बार काउंसिल ने यह भी साफ कर दिया कि सिद्धू के हत्यारोपियों की मदद कोई भी नहीं करेगा और ना ही जिला बार काउंसिल से संबद्ध कोई भी वकील उनका मुकदमा लड़ेगा। बार काउंसिल ने यह भी कहा है कि उनके सात वकीलों का एक पैनल सिद्धू मूसेवाला मुकदमे की पैरवी करेगा। मूसेवाला के लिए आज जो अंतिम अरदास हुई, इस दौरान जिले के बार काउंसिल के वकीलों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचकर उनको अंतिम श्रद्धांजलि भी दी है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। नसीहत निर्मल वर्मा की तरफ से है। बहुत बढ़िया लेखक रहे हैं, हमें बहुत पसंद है। वो कहते हैं, आधुनिकता आसपास की हर चीज को ऐसे अंदाज में देखने और पहचानने की प्रक्रिया है जो हमसे पहले किसी पीढ़ी के पास नहीं थी। आधुनिकता की अलग अलग परिभाषाएं हैं, ये परिभाषा निर्मल वर्मा की है। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बकाया खबरों को लेकर के भी आपका जो भी सोचना विचारना हो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कार्यक्रम को साझा करिएगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता न्यूज़ शो देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।